अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 218। उसका नाम जेरी जैकब था। वो एक शरीफ बदमाश या मुहज़्ज़ब गुंडा था। उसने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया था, सियासत में हिस्सा लेता रहा, हर आने वाली नई हुकूमत में आला ओहदे हासिल करता रहा। वो निहायत ही चालाक और मक्कार था। हुक्मरानों का ख्याल था कि वो जल्द ही सुपर मास्टर का ओहदा हासिल कर लेगा। जब उनके यहाँ ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो गई तो फैसला होने लगा कि किन अफराद को मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का इल्म सिखाया जाए। मौजूदा हुक्मरानों और फौज के आला अफसरों ने 7 अहम अफराद का इंतखाब किया। उनमें जेरी जैकब का नाम भी था। उसकी दिली मुराद बारही थी। वो अपनी जहानत, चालाकी और मक्काराना सियासी चालों से बहुत कुछ हासिल करता जा रहा था और अब उसे गैर मामूली इल्म हासिल होने वाला था जिसके जरिए वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता था। लेकिन यह इल्म उन्हें आसानी से नहीं सिखाया गया। ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने से पहले उनसे हलफ उठवाया गया कि वो सिर्फ मुल्क और कौम के वफादार रहेंगे और मुल्क और कौम के मफाद के लिए काम करेंगे और अपने ज़ाती मुफादात कुर्बान करते रहेंगे। यही नहीं, हलफ उठाने के बाद भी सख्त निगरानी के इंतजाम किए गए थे। हर टेलीपैथी सीखने वाले के पीछे ऐसे 50 फौजी जवान लगाए गए थे जो योगा के माहिर थे। इन फौजियों में मर्द भी थे और औरतें भी थीं। वह मर्द और औरतें अगर इन 7 टेलीपैथी जानने वालों के खिलाफ कोई रिपोर्ट देती तो उन पर अमल किया जाता और उन्हें गोली मार दी जाती। ये बात जेरी जैकब को परेशान कर रही थी। वैसे वो किसी दिन भी सुपर मास्टर बनकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा कर सकता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो हसीन और पुरशबाब लड़कियों का दीवाना था। अपनी ऐसी जाती मसरूफियात को दूसरों से छुपा कर रख सकता था। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि हर टेलीपैथी जानने वाले के पीछे फौज के 50 जवान होंगे और वो उनकी निगरानी करते रहेंगे, उनके मुतल्लिक सुराग लगाते रहेंगे और उनकी रिपोर्ट आला हुक्काम तक पहुंचाते रहेंगे, तो ऐसी सूरत में यह अंदेशा पैदा हो गया था कि उसकी खुफिया मसरूफियात का इल्म भी आला हुक्काम को होगा और आला हुक्काम ये कभी पसंद नहीं करेंगे कि कोई जिम्मेदार ओहदे पर रहने वाला यूं छिछोरी हरकतें करता फिरे। ये तो सभी जानते हैं कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े अहम राज औरतों के जरिए ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचते हैं। अगर जेरी जैकब किसी हसीन औरत से दिल लगाता हुआ पाया गया तो यकीनन उसे उसके ही आला हुक्काम की तरफ से गोली मार दी जाएगी और वह कभी समझ नहीं पाएगा कि उसकी मौत बनकर आने वाली गोली किस सिमत से आई थी। एक और मुश्किल थी, उसके आला हुक्काम उसे कभी गोली मारने का हुक्म नहीं दे सकते थे। वो जानते थे टेलीपैथी जानने वाला अपने आला हुक्काम के दिमाग में पहुंचकर उन्हें अपना ताबेदार बना सकता था। लिहाजा उनकी मौत का फैसला सुनाने वाली टीम कोई और थी जिनके मुतालिक वो 7 टेलीपैथी जानने वाले कुछ नहीं जानते थे। बहरहाल 7 में से एक टेलीपैथी जानने वाला सुपर मास्टर मर चुका था। जेरी जैकब का ख्याल था कि उसके बाद ही उसे सुपर मास्टर बनाया जाएगा, लेकिन खिलाफ तवक्को किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को वो ओहदा दिया गया और ये राज में रखा गया था कि वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है और कहाँ बैठकर और कहाँ रहकर सुपर मास्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। वैसे जेरी जैकब और दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से भी कह दिया गया था कि उन्हें मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा जा रहा है। जब वो इन आजमाइशों में कामयाब होंगे तो उन्हें सिलसिलावार सुपर मास्टर के ओहदे पर काम करने का मौका दिया जाएगा। जेरी जैकब ने दरख्वास्त की थी कि उसे फरहाद अली तैमूर को ट्रैप करने का मौका दिया जाए और उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आपने समझ लिया होगा कि ये वही टेलीपैथी जानने वाला अजनबी था जो जजीरे में अपना जाल बिछा रहा था और इस तरह जाल बिछाते बिछाते मादाम सुल्ताना फंदी तक पहुंच चुका था। जिस वक्त मैं फरहाद अली सुल्ताना के दिमाग में पहुंचकर उस पर तनवीमी अमल कर रहा था तो वो कम वक्त भी उसके दिमाग में छुपा हुआ था और मेरे अमल का तोड़ कर रहा था। उसकी ये चाल कामयाब रही थी और मैं इस खुश फहमी में मुब्तला होकर के आखिरकार सुल्ताना के महल में पहुंच गया था कि वो मेरी ताबेदार है और मैं सुल्ताना के साथ साथ पूरे महल में हुकूमत कर सकता हूं और कोई मेरे खिलाफ कदम नहीं उठा सकेगा। मैं पूरे एतमाद के साथ महल में दाखिल हुआ था। सुल्ताना फंदी की ख्वाबगाह में दाखिल होते ही जेरी जैकब ने बाजी पलट दी थी। वहां इंकशाफ हुआ कि उस कम वक्त ने मेरे तनवीमी अमल को बेअसर कर दिया था और सुल्ताना के दिमाग में बहुत पहले ही जगह बना चुका था। उसकी ख्वाबगाह में हम दोनों थे और उसके दिमाग में भी हम दोनों थे। वह शैतानी मिजाज रखने वाली औरत हम दोनों के दरमियान फंसी हुई थी। मैं उसे अपने तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था और जेरी उसे मेरी मामूला बनाने से रोक देता था। उसकी पूरी कोशिश यही थी कि मैं उस महल से बाहर ना निकल सकूं और वहां के मुसल्ला गार्ड्स मुझे ख़त्म कर दें। इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिल सकता था। वो वहां मेरी ज़िंदगी तमाम कर देना चाहता था। ऐसे वक्त तकदीर को भी मानना पड़ता है और कातिबे तकदीर को भी। जब मेरी मौत नहीं थी तो मैं कैसे मर सकता था। उसे अचानक ख्याल ख्वानी का सिलसिला ख़त्म करना पड़ा। वो अपनी जगह कहीं गुम हो गया था और वो मसरूफियत इतनी अहम थी कि वो मेरी अहमियत को भूल गया था। सारी दुनिया के बड़े बड़े सरबराह, बड़े बड़े खतरनाक दुश्मन मुझे मार डालना चाहते थे और जब मेरे मार डालने का सुनहरा मौका आ रहा था तो उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे वक्त वही भागता है जिसे अपनी जान के लाले पड़ गए हों। ये बाद में पता चला कि पारस दोम उसकी शहारत तक पहुंच रहा है।
पारस आंखों से दूरबीन लगाए उसे देख रहा था, जो उसे हकारत से देखकर जा रही थी। उसके पास बेख्तियार वापस आ गई। जेरी जैकब उठकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में अपना हाथ डालकर अपने साथ ले जा रहा था। वह हसीना सहरज़दा होकर चलती जा रही थी। पारस ने आंखों से दूरबीन हटा ली थी। उसका ताक़ुब करना जरूरी था। आला बीबी के मातहत भी उसके पीछे लगे होंगे, लेकिन पारस अपने तौर पर मुतमईन होना चाहता था। खुद उसके पीछे जाकर मालूम करना चाहता था वो कौन है, कहाँ से आया है और अब इस हसीना के साथ कहाँ जाएगा। वो अपनी जगह से उठना चाहता था, मगर वेटर उसका ऑर्डर ले आया। मेज़ पर खाने की डिशें रखने लगा। वो तेजी से फैसला करने लगा ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। फिर उसने स्विमिंग पूल की तरफ देखा, वो जिस किनारे पर हसीना के साथ चलता रहा था वो किनारा बालकनी के करीब ही था। पारस ने दूरबीन वेटर को देते हुए कहा, जरा इस स्विमिंग पूल की तरफ देखो। वेटर ने दूरबीन लेकर उधर देखा। पारस ने कहा, एक शख्स नीली निक्कर और सफ़ेद बनियान में है। बुनियान पर मी अमेरिका लिखा हुआ है। आंखों पर स्याह गॉगल्स हैं। उसके साथ जो हसीना है वो सुर्ख रंग के स्विमिंग कॉस्ट्यूम में है। वेटर ने कहा, यस सर, मैं देख रहा हूँ। पारस ने एक हाथ से दूरबीन ली, दूसरे हाथ से $100 का एक नोट बढ़ाकर उसकी जेब में रखते हुए कहा, मुझे इसके मुतालिक बताओ, क्या ये इसी होटल में क़याम पजीर है या किसी क़याम करने वाले का मेहमान बनकर आया है। वेटर ने जेब में हाथ डालकर $100 के नोट को महसूस किया, फिर परेशान होकर पूछा, आप इनके मुतालिक क्यों मालूमात हासिल करना चाहते हैं। उसने एक और $100 का नोट बढ़ाते हुए कहा, मैं ज़्यादा सवाल जवाब नहीं चाहता। तुम्हें मालूमात फराहम करने में अगर एतराज़ है तो वो $100 का नोट वापस करो, अगर एतराज़ नहीं है तो ये $100 और ले लो। उसने जल्दी से नोट ले लिया, फिर जल्दी से करीब आकर आहिस्तगी से कहा, जनाब, अगर किसी को ये मालूम हुआ कि आप जासूसी कर रहे हैं और मैंने आपका साथ दिया तो मेरी सिर्फ नौकरी ही नहीं जाएगी बल्कि मुझे ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ेंगे। क्या वो ऐसा ख़तरनाक आदमी है? मैं उसके मुतल्लिक ज़्यादा नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उसका कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि दुश्मनी करने वाला बड़े पुरस्कार तरीके से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इतना बताओ वो कौन है, कहाँ रहता है। ना वो इस होटल का मुसाफिर है और ना ही किसी मुसाफिर का मेहमान बनकर आया है। वो खुद यहाँ का मालिक है और उसका नाम जेरी जैकब है। पारस ने $100 का एक और नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, उसकी रिहाइशगाह का पता बताओ। वेटर ने 2 रिहाइशगाहों के पते बताए। जेरी जैकब के कई टेलीफोन नंबर थे, जिनमें से 4 नंबर खास अहमियत रखते थे। पारस ने उन सबको जहन नशीन कर लिया। उसने वेटर को सोचती हुई नजरों से देखा, फिर कहा, तुम्हारे बयान के मुताबिक जेरी जैकब सिर्फ अय्याशी के लिए इस होटल के खास कमरे में आता है। क्या उसकी खिदमत के लिए तुम वहां हाजिरी देते हो? जी नहीं, उसके 2 खास मुलाजिम हैं। क्या तुम्हारा कभी उससे सामना हुआ? एक बार हुआ था। उसने मुझसे मुख्तसर से गुफ्तगू की। मैंने देखा वो गुफ्तगू एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही थी। इसका मतलब समझते हो? जी हाँ जनाब, उसने मेरी आवाज़ और लबो लहजे को रिकॉर्ड कर लिया है। जब उसे ज़रूरत होगी मेरे दिमाग में पहुंच जाएगा। उसने कितने अरसे पहले तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड की थी? यही कोई 5 माह पहले। इसके बाद फिर तुमसे रब्ता कायम नहीं किया? जी नहीं जनाब। इसका मतलब है तुम उसके लिए गैर अहम हो, लेकिन इस होटल में किसी वक्त भी उससे सामना हो सकता है। वो तुमसे गुफ्तगू करके तुम्हारे दिमाग में पहुंच सकता है। जी हाँ, मुझे डर लग रहा है। आज तक किसी ने $200 मुझे टिप में नहीं दिए। मैं पैसों के लालच में आ गया। ये मैंने बहुत बुरा किया है। तुम्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? जी हाँ, मॉन्ट्रियल में रहती हैं। तुम छुट्टी लेकर यहाँ से चले जाओ। कह देना तुम्हारी बीवी या तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वहाँ तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है। इससे क्या होगा? मेरी आवाज़ का कैसेट उसके पास मौजूद है। फिक्र न करो, मैं वो कैसेट उसके पास से निकाल लूँगा। पारस ने अपनी जेब से $1000 निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से नोट झपट कर जेब में रखते हुए कहा, मैं अभी छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। वो जाना चाहता था। पारस ने आवाज़ देकर कहा, ठहरो, अभी एक काम बाकी है। जी? उसने सवाली नज़रों से देखा। पारस ने फिर $100 का नोट निकालते हुए कहा, उसके दोनों खास मुलाजमों के नाम, पते और तमाम ठिकानों के मुतालिक बताओ। वो खास मुलाजिम होटल के स्टाफ क्वार्टर नंबर 4 और 6 में रहते हैं। उनके आगे पीछे कोई नहीं, ना बीवी ना बच्चे, इसलिए वो यहीं क़याम करते हैं। जब ड्यूटी से फारिग होते हैं तो कहीं सैर व तफरीह के लिए निकल जाते हैं, वरना तमाम वक्त इसी होटल के अहाते में गुजारते हैं। वो चला गया। पारस ने इत्मीनान से खाने के बाद बिल अदा किया। फिर अपने कमरे में आकर दरवाजे को बंद करने के बाद ट्रांसमीटर के जरिए आला बीबी के मातहत से रब्ता कायम किया और कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, वो शख्स वाकई टेलीपैथी जानता है। तुम्हारी सहम इतला का शुक्रिया। अब टारगेट मेरे सामने है। यहाँ के स्टाफ क्वार्टर नंबर 4 और 6 में उसके 2 खास मुलाजिम रहते हैं। उन पर नज़र रखो। उनमें से कोई भी हाथे से बाहर निकले तो उसे ट्रैप करो। अपने खुफिया अड्डे में ले चलो। वहाँ मेकअप का तमाम सामान तैयार रहना चाहिए। मैं अपने कमरे में हूँ और तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ोन पर सिर्फ इतना कहना, आ जाओ, मैं निकल पड़ूंगा। उसने रब्ता ख़त्म किया। ट्रांसमीटर को ऑफ करके उसे अटैची में रख लिया। वो रात के 9 बजे तक टेलीफोन का इंतज़ार करता रहा। कोई इतला नहीं मिल रही थी। ठीक 9 बजे उसे अपने दिमाग में सोच की लहर महसूस हुई। उसने सांस रोक ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा।
रसवंती ने कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, मैं तुम्हें बताने आई हूं, मेरी गुड़िया जैसी बहू मेरे पास पहुंच गई है। उसकी तरफ से कोई फिक्र न करना। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आराम कर रहा हूं। तुम यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने वालों में से नहीं हो। जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देखो बेटे, अगर कोई काम है या किसी टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंच रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। प्लीज मामा, आप आराम करें, अपनी बहू के साथ वक्त गुजारें। वो चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आकर बोली, मुझसे कहाँ कुछ छुपा सकोगे? मैंने अभी आला बीवी के मातहत के पास पहुंचकर सारी बातें मालूम कर ली हैं। वो टेलीपैथी जानने वाले इसी होटल में रहता है और तुम उसके अतराफ जाल बुन रहे हो। बेटे, मैं फिर समझाती हूँ, इतना लंबा रास्ता इख्तियार मत करो। मैं अभी जेरी जैकब की खास मुलाजमत तक पहुंच सकती हूँ, तुम्हारा काम आसान कर सकती हूँ। मामा, कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी बीमारी की वजह से या जख्म खाने की वजह से आप लोगों की टेलीपैथी की सलाहियतें वक्ती तौर पर ख़त्म हो गई। खुदा न खास्ता अगर ऐसे ही कुछ हुआ तो आप मेरी मदद कैसे करेंगी? जब ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा। बाद में क्यों देखा जाएगा? मैं अभी क्यों ना देखूं? अभी क्यों ना समझूं कि मुझे अपने तरीक़ेकार पर अमल करना चाहिए? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, प्लीज़ खुदा के लिए मेरे और जेरी जैकब के मामलात में मुदाखलत ना करें। शुक्रिया। रसवंती चली गई। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, पीए। दूसरी तरफ से कहा गया, जनाब, आपकी वालदा मोहतरमा मेरे पास आई थी। मैं मजबूर था, आप तो जानते ही हैं। वो सारी बातें दिमाग की गहराई में पहुंचकर मालूम कर लेती हैं। मुझे मालूम है, तुम्हारी मजबूरी भी जानता हूँ। काम की बात करो। जेरी जैकब के 2 खास मुलाजमों में से कोई अभी तक होटल के बाहर नहीं गया है। मेरे साथियों ने इतला दी है, वो दोनों जेरी की खिदमत में लगे हुए हैं। हमारा ख्याल है जब तक वो शख्स होटल में रहता है वो दोनों दिन रात उसकी खिदमत में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उनमें से कोई सोने का वक्त जरूर निकालता होगा। जनाब, मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा मिल रहा है। मैं अभी आपसे बात करता हूँ। राब्ता खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद फिर उस मातियत ने राब्ता कायम करते हुए कहा, अभी मालूम है कि जेरी होटल छोड़कर जा रहे। उसे जाने दो। उसके खास मुलाजमों पर नजर रखो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसने राब्ता खत्म कर दिया। वो रात के वक्त सोने का आदी था। उसने अपने दिमाग को हदायत दी और सो गया। उसके माँ बाप ठीक ही कहते थे, इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने से इंतजार भी करना पड़ता है, बोरियत भी होती है और तरह तरह की मुश्किलात का सामना भी होता है। टेलीपैथी के जरिए पलक झपकते ही दुश्मनों तक या उनके अहलकारों तक पहुंचा जा सकता है। अगर वो अपनी मामा की मदद कबूल कर लेता तो अब तक जेरी जैकब की उन खास मुलाजमों तक पहुंच चुका होता। जब वो दूसरी सुबह बेदार होकर नाश्ते वगैरह से फारिग हुआ तो इतला मिली, कमरा नंबर 6 का मुलाजिम बाहर जा रहा है और आला बीबी का एक मातियत उसका ताक़ुब कर रहा है। पारस फौरन ही ट्रांसमीटर लेकर निकल पड़ा। होटल की एक कार किराए पर लेकर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए ट्रांसमीटर को ऑन किया। फिर कहा, मुझे गाइड करो। आप खुफिया अड्डे में पहुंचे, हम उसे ट्रैप करके ला रहे हैं। वो एक अंडरग्राउंड गैराज में पहुंच गया। ये जगह किंग फर्नांडो की मलकियत थी। पूरे अमेरिका में किंग फर्नांडो की जितनी दौलत और जायदाद थी, जितने प्राइवेट फ्लाइंग क्लब और हेलीकॉप्टर थे, पारस उन सबको जब चाहे इस्तेमाल कर सकता था। एक तो किंग फर्नांडो मेरा यानी फरहाद अली तैमूर का दीवाना दोस्त था। दूसरे पारस अब फरजाना के हवाले से फर्नांडो का होने वाला दामाद था। लिहाजा पूरे अमेरिका में फैली हुई दौलत और जायदाद का वाहिद मालिक अब वही था। होटल के एक बैरे को अगवा करके ले आना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आधे घंटे के अंदर ही उस खास मुलाजिम को पकड़ कर ले आए। वो सीधी तरह आना नहीं चाहता था, लिहाजा उसे बेहोश कर दिया गया। उसे एक कुर्सी पर आराम से बिठाया गया। फिर पारस ने अपने और उस मुलाजिम के दरमियान एक आईना रखा। इसके बाद अपने चेहरे पर मेकअप करने लगा। वो होश में आ रहा था। जब पूरी तरह होशो हवास में आया तो एकदम से चौंक कर आसपास देखने लगा। उसे दाएं बाएं 2 रिवॉल्वर दिखाई दिए। फिर सामने बैठा हुआ पारस नजर आया। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पारस ने अपना मेकअप जारी रखते हुए कहा, इतने सवालात हमसे क्यों कर रहे हो? अपने बॉस को मुखातिब करो। वो ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा बुरा वक्त देखेगा और हमारे मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल कर लेगा। उसने ताजुब से पूछा, ख्याल ख्वानी? तुम्हारा ख्याल ख्वानी से क्या मतलब है? क्या तुम समझते हो हमारा बॉस टेलीपैथी जानता है? मैं समझता नहीं बल्कि यकीन करता हूँ। सच सच बताओ, तुम क्या जानते हो? वो सोच में पड़ गया। फिर बोला, मैं ऐसी कोई बात नहीं जानता, लेकिन इतना समझता हूँ कि हमारा बॉस बहुत पुरस्कार है। वो हमारे अंदरूनी मामलात को पुरस्कार तरीकों से समझ लेता है। हमारी कोई बात उससे छुपी नहीं रहती। इसी को ख्याल ख्वानी कहती हैं। वो टेलीपैथी के जरिए तुम लोगों के दिमागों में जब चाहता है पहुंच जाता है और अपने मतलब की मालूमात हासिल कर लेता है। पारस बोला, फिर तुम लोगों ने मुझे क्यों अगवा किया? क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा नहीं है कि वो मेरे जरिए यहां पहुंचेगा और तुम लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? वो कहते कहते चौंक गया। फिर पारस को देखते हुए बोला, अरे तुम्हारी सूरत तो मेरी तरह होती जा रही है। तुम मेकअप के जरिए मेरा चेहरा इख्तियार करते जा रहे हो। तुम्हारे क्या इरादे हैं? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? होटल के जिस कमरे में तुम्हारा बॉस अय्याशी के लिए वक्त गुजारता है, उस कमरे के मुताल्लिक तफसील बताओ। वहां क्या कुछ है और वहां तक पहुंचने के लिए कैसी कैसी रुकावटें हैं? उसके दरवाजे किस तरह खोले जा सकते हैं? अगर मैं ना बताऊं तो? तुम इतने नादान तो नहीं हो, जानते हो
जबरन अगवा किए गए हो तो अगवा करने वाले शराफत से पेश नहीं आएंगे। जब तक हमारे दरमियान शरीफाना और दोस्ताना माहौल है, तुम हमारे सवालात के सही जवाब दे दो। अगर मैं अपने बॉस के मुतालिक कोई खास बात जानता तो ज़रूर उसे छुपाने की कोशिश करता, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ उसके मुतालिक कोई खास बात नहीं जानता। इस होटल के खास कमरे में भी कोई खास बात नहीं है, अलबत्ता एक अलमारी है और एक शराब की बोतलों से भरा हुआ कैबिनेट है। अलमारी में क्या है ये मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही मेरे सामने कभी बॉस ने अलमारी को खोला है। उस कमरे तक पहुंचने में क्या रुकावटें हैं? कोई रुकावट नहीं। वो होटल नीचे से ऊपर तक मुसाफिरों के लिए है। उसमें एक कमरा बॉस के लिए मखसूस है, लिहाजा कोई भी उधर जा सकता है। वो बहरा या तो बहुत मासूम होगा या ज़बरदस्त अदाकार होगा। उसके चेहरे और आंखों से यही जाहिर हो रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है दुरुस्त कह रहा है और अपने बॉस के खुफिया मामलात को नहीं समझता। ये बात तो समझ में आने वाली थी कि वो होटल नीचे से लेकर ऊपर टॉप फ्लोर तक मुसाफिरों के लिए था और कहीं आने जाने के लिए किसी को रोका टोका नहीं जा सकता था। पारस ने आईने में मेकअप का जायजा लिया, फिर सामने बैठे हुए बैरे को देखा। अब उसमें और इस बैरे में जरा भी फर्क नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हारी जगह होटल जा रहा हूं। अगर तुम्हारा बयान दुरुस्त हुआ तो मैं बहुत इनाम दूंगा और उस टेलीपैथी जानने वाले की इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रखूंगा। और अगर तुम्हारा बयान गलत हुआ और मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ तो तुम यहां जिंदा नहीं रह सकोगे। पारस वहां से पलट कर जाने लगा। चंद कदम जाते ही बैरे की आवाज आई, रुक जाओ, मैंने झूठ कहा था, सच कुछ और है। पारस ने पलटकर उसे टटोलती हुई नजरों से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हुए पूछा, तुमने इतनी जल्दी अपना इरादा कैसे बदल दिया? झूठे से सच्चे कैसे बन गए? इंसान को बदलते देर नहीं लगती। अचानक मेरे ज़मीर ने मुलामत की कि अपनी गलत बयानी के बायस एक आदमी को बेमौत मरने के लिए होटल में जाने का मौका दे रहा हूं। मैं ज़मीर की मुलामत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सच बोल रहा हूं। पारस उसे गौर से देख रहा था, फिर हंसते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम्हारा कोई जवान भाई मेरी तरह होगा। मुझे देखकर भाई का ख्याल है कि बेमौत मरने जा रहे और तुम्हारे ज़मीर ने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा, हाँ यही बात है। इतनी देर से तुम्हें जवान भाई याद क्यों नहीं आया? मैंने आज तक ऐसा दुश्मन नहीं देखा और ना सुना जो अपने दुश्मन पर अचानक ही किसी वजह के बगैर तरस खाता हो और उसके लिए ज़मीर मुलामत करता हो, जबकि दुश्मन बड़ी आसानी से मरने जा रहा हो। मेरे मरने के बाद जब तुम्हारा बॉस दिमाग में आकर मालूम करता कि किस तरह तुमने फरेब देकर मुझे मार डाला है, तो वो तुम्हें बहुत इनाम देता और तुम्हारी वफादारी पर उसका पुख्ता यकीन हो जाता। मैं किसी की जान लेकर वफादार कहलाना नहीं चाहता। पारस ने कहा, तुम इसलिए मुझे बचाना चाहते हो कि तुम्हारा मुझसे गहरा रिश्ता है? हाँ, यही समझो। सिर्फ समझने की बात नहीं है, यह रिश्ता इतना गहरा है जैसे खून का होता है। क्यों मामा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वह हैरानी से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे मामा कहकर मुखातिब कर रहे हो? मिस्टर, इस वक्त तुम अपने आप में नहीं हो। मेरी मामा तुम्हारी जुबान से बोल रही हैं। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में रहकर चुपचाप मालूम कर लिया कि होटल के उस कमरे में जाने के बाद मुझे कैसे खतरात पेश आ सकती हैं, इसलिए तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर तुम्हारे फरेब को जाहिर कर दिया है। मैं अपनी मामा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वह ऐसे वक्त साथ ना देती तो मैं वाकई खतरात में घिर जाता। रसवंती ने उसकी जुबान से कहा, बेटे सिर्फ खतरात की बात नहीं है, तुम वहां से कभी जिंदा वापस ना आते। जिस अलमारी को तुम खोलने जाते वो मखसूस नंबरों से खुलती है। अगर उसे तार के जरिए किसी और तरीक़ेकार से खोला जाता तो उसके पट खुलते ही ज़बरदस्त धमाका होता। उसके अंदर जो भी चीज़ें होती वो सारी तहस नहस हो जाती और अलमारी खोलने वाले के चीथड़े उड़ जाते। क्या मैं जानबूझकर तुम्हें मौत के मुंह में जाने की इजाज़त दे सकती हूँ? पारस ने जवाब नहीं दिया। आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप उतारने लगा। रसवंती कह रही थी, बेटे मुझे तुम्हारी जहानत, तुम्हारे इल्म हुनर और तुम्हारी गैर मामूली सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। इसके बावजूद कभी कभी माँ बाप का सहारा ज़रूरी होता है। आज ये बात मान लो, टेलीपैथी लाजमी है। अगर ये इल्म ना होता तो आज तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाते। ओ खुदाया, ये सोचकर ही मैं कांप जाती हूँ। पारस ने तौली से अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, मामा जब तक मैं आपके आंचल से दूर रहूंगा आप इसी तरह कांपती रहेंगी और जब तक मैं दुश्मनों से ज़ाती तौर पर निमटता रहूंगा उस वक्त तक आप लोगों से कभी टेलीपैथी का सहारा नहीं मांगूंगा। क्या तुम जिद्दी और अहमक बनते जा रहे हो? क्या अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना चाहते? अभी मैं ना होती और तुम होटल के उस कमरे में पहुंच जाते तो क्या अंजाम होता? आपने मुझे अहमक समझा है। हर माँ अपने बच्चे को नादान समझती है। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं उस कमरे में जाकर वो अलमारी ज़रूर खोलता? तो फिर तुम उस कमरे में क्यों जा रहे थे? कौन अहमक जा रहा था? आप अपनी ममता के जोश में ये भूल गई कि इस बैरे के अलावा इसका एक और साथी है जो जेरी जैकब का खास मुलाजिम है। मैं उस दूसरे बैरे के पास जा रहा था, उसे उस कमरे में भेजने वाला था और उसके जरिए अलमारी को खुलवाने वाला था। क्या मैंने बरसों से बाबा साहब के दायरे में रहकर यही अहमकाना तरबियत हासिल की है कि एक दुश्मन से मालूमात हासिल करूं और मालूमात हासिल करने की खुशफहमी में ये भूल जाऊं कि दुश्मन की जुबान कभी सच नहीं बोलती, उसके पीछे धोखा ही धोखा होता है। रसवंती ने कहा, मुझे क्या मालूम था कि तुम इसके बाद दूसरे बैरे को टारगेट बनाने वाले हो। यही तो बात है, आप अपने दिमाग से सोचते हैं और आपके दिमाग में ममता के सिवा कुछ नहीं है। खुदा के लिए मेरे मामले में मुदाखलत ना करें। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ
और आपको ना सिर्फ समझा रहा हूँ बल्कि आपका रास्ता भी रोक रहा हूँ। मैं ऐसे किसी शख्स को अपने आसपास नहीं रखूंगा जिसके जरिए आप मुझ तक पहुंच सकें। ये आला बीबी के जितने मातहत हैं, आज से मेरा उनसे रब्ता नहीं रहेगा। और इस बैरे के जरिए मैं जिस तरीके कार पर अमल करना चाहता था और जिस तरह जेरी जैकब को टेलीपैथी के हथियार से खाली करना चाहता था, अब वो रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा। आइंदा कोई दूसरा रास्ता होगा और वो रास्ता सिर्फ मैं जानता हूं। वो जाने लगा। रसवंती ने आवाज़ दी, पारस रुक जाओ बेटे, मेरी बात तो सुनो। वो तेजी से चलता हुआ अपनी कार के पास आया, फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। रसवंती ने आला बीबी के एक मातियत पर कब्जा जमाया, फिर उसे दौड़ाते हुए उसके पास लाई। उसकी जुबान से बोली, बेटे रुक जाओ, मैं जा रही हूँ, लेकिन वादा करो तुम आला बीबी के इन मातियतों से राब्ता खत्म नहीं करोगे, इनसे काम लेते रहोगे। सॉरी मामा, अब मैं किसी भी ऐसे शख्स से काम नहीं लूंगा जिसका ताल्लुक आप लोगों से या बाबा साहब के दायरे से है। तुम अपनी माँ से जिद कर रहे हो। पारस ने डैशबोर्ड खोलकर रिवॉल्वर निकाला, फिर आला बीबी के मातहत को निशाने पर रखते हुए बोला, मैं हर उस शख्स को गोली मार दूंगा जिसके जरिए आप मेरे करीब आना चाहेंगी। अगर आप चाहती हैं ये बेचारे बेमौत ना मारे जाएं तो प्लीज चली जाएं। आला बीबी का वो मातहत पीछे हटने लगा। पारस ने गाड़ी स्टार्ट की, रिवर्स गियर में पीछे ले गया, फिर उसे एक टर्न देकर गैराज से निकलता चला गया। वो तकरीबन 15 मिनट तक ड्राइव करता रहा, फिर एक स्नैक बार के सामने गाड़ी रोक दी, इंजन को बंद किया, गाड़ी से उतरकर तेजी से चलता हुआ बार में आया। वहां के टेलीफोन बूथ में दाखिल होकर दरवाजे को बंद किया। होटल वालों से राब्ता कायम करके कहा, तुम्हारे होटल की कार लिली स्नैक बार के सामने खड़ी हुई है, एक ड्राइवर भेजकर उसे मंगवा लो। वो टेलीफोन बूथ से बाहर आया, फिर एक टैक्सी में सवार होकर वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर तक मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि आला बीबी का कोई मातियत तो उसका ताक़ुब नहीं कर रहा है, तो वो एक टेलीफोन बूथ के पास रुक गया। टैक्सी वाले को किराया अदा किया, फिर उस टेलीफोन बूथ में चला गया। वहां उसने जेरी जैकब का एक टेलीफोन नंबर आजमाया। तीसरे नंबर पर एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मिस्टर जैकब मौजूद हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं सिर्फ जैकब से बात करना चाहता हूँ। दूसरे ही लम्हे उसने अपने दिमाग में पराई सोच की लहर को महसूस किया और सांस रोक ली। इसके बाद फ़ोन पर कहा, अपने जैकब से कहो ख्यालख्वानी का मुजाहरा मुझ पर न करे, मुझसे फ़ोन पर बात करे। चंद सेकंड के बाद ही जेरी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ, तो मैं खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो तो मुझे दिमाग में आने की इजाज़त दो, सांस क्यों रोकते हो? मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो गौर से सुनो। तुम्हारे होटल के 2 खास मुलाजिमों में से एक मुलाजिम ट्रैप किया जा चुका है। टेलीपैथी जानने वाले उसके जरिए तुम्हारे पास पहुंचना चाहते हैं। अगर वो नाकाम होंगे तो फिर तुम्हारे दूसरे खास मुलाजिम के पास पहुंचेंगे। अब तुम्हें क्या करना चाहिए ये तुम खुद सोचो और समझो, दैट्स ऑल। उसने रिसीवर रख दिया। टेलीफोन बूथ से बाहर आकर आराम से पतलून की जेबों में दोनों हाथ डालकर टहलने के अंदाज में एक तरफ चलने लगा। उसने अपनी माँ को समझा दिया था कि उसके मामलात में मुदाखलत ना की जाए और ना ही उसे टेलीपैथी का मोहताज समझा जाए। वो नहीं चाहता था किसी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तक पहुंचने के लिए अपने माँ बाप का सहारा ले। चूंकि माँ जबरन मुदाखलत कर रही थी, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी माँ का रास्ता रोक दिया ताकि वो उन 2 खास मुलाजमों के जरिए जेरी जैकब तक ना पहुंच सके, और दूसरी तरफ जेरी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए होशियार हो जाए और अपनी खुफिया पनागाहों से कुछ अरसे के लिए बाहर न निकले। पारस बहुत पहले ही होटल के बैरे को $100 के नोट देकर उसकी खुफिया पनागाहों और टेलीफोन नंबरों के मुतालिक मालूम कर चुका था। वो 1 घंटे के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, सेल्फ सर्विस के मुताबिक कॉफ़ी ली, फिर एक मेज़ पर आकर बैठ गया। कॉफ़ी की चुस्कियां लेने के दौरान उसने सोच की लहरें महसूस की। वह आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। रसवंती कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कह रही थी, ये तुमने क्या किया? क्या हुआ मामा? अनजान ना बनो, तुमने जेरी जैकब को होशियार कर दिया है। मैंने उसके खास मुलाजिम के जरिए जिन खुफिया अड्डों का पता चलाया था वो तमाम अड्डे जैकब छोड़ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने दोनों खास मुलाजिमों को टेलीपैथी के जरिए हलाक कर दिया है। जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? आपके ख्याल के मुताबिक मैं नादान हूं, आप ही मुझे बताएं क्या नतीजा होगा। वो टेलीपैथी जानने वाला अब हमारे हाथों से निकल चुका है। ना मैं उसके पास पहुंच सकती हूं ना तुम। आप मेरी फिक्र न करें। जिस टेलीपैथी के इल्म पर आपको भरोसा है उस इल्म के जरिए जैकब तक पहुंच कर दिखाइए। हो सके तो पापा का इल्म और तजुर्बा भी साथ रख लीजिए, अल्लाह भला करेगा। तुम अपने बाप को चैलेंज कर रहे हो। आप माँ बाप भी तो अपने बच्चों की सलाहियतों को चैलेंज करते रहती हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए साथ दे रही हूँ। जानते हो उधर पारस अव्वल क्या करता फिर रहा है। अगर उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया तो मैं दूसरों के सामने सर नहीं उठा सकूंगी। आपको तो यही फिक्र खाई जा रही है कि आपका बेटा पारस अव्वल से कम तर न हो जाए। बाय द वे मेरा भाई आजकल कहाँ है, उसके मुतालिक कुछ बताइए। पता नहीं क्या करता फिर रहा है। पहले प्रिंसेस आइलैंड में था, फिर तुम्हारे पापा को बताए बगैर जोजो को वहां से लेकर इस्तांबुल चला गया। इस्तांबुल से जोजो को रवाना कर दिया, वहां कुछ करता रहा। फिर वहां से एक यहूदी जवान लड़के और लड़की को लेकर पेरिस आया। अब वो एक यहूदी नौजवान बनकर फिर इस्तांबुल गया है। पारस तोम ने कहा, मैं यकीन से कहता हूँ अब यहूदियों की शामत आ गई है। हमारा भी यही ख्याल है।
वो यहूदी लड़के के रूप में तेल अबैब जाएगा और जोजो को अगवा करने का इंतकाम लेगा। बेटे जरा सोचो, अगर वो इंतकाम लेने में कामयाब होगा और यहूदियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा तो ये कितना बड़ा कारनामा होगा। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं समझ रहा हूं, आप भी तो समझने की कोशिश करें। मेरा भाई मुझसे मुख्तलिफ नहीं है, वो भी टेलीपैथी का सहारा लिए बगैर अपने बलबूते पर कुछ भी कर गुजरना चाहता है। प्लीज़ मामा, आप जाएं, मुझे तन्हा छोड़ दें। मैं अपने मौजूदा हालात पर गौर कर रहा हूँ, आप बुरा ना माने, मैं तन्हा ही चाहता हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखो जब तक जिंदा हूँ तो मैं अपने साय से महरूम नहीं रखूंगी। वो बेटे के पास से आ गई, लेकिन बहुत परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा था किस तरह उसकी निगरानी करे और उसे खतरात से महफूज रखे। जेरी जेकब तक पहुंचने के जो जराए थे वो बेटे ने ख़त्म कर दिए। वो सोच रही थी अगर किसी तरह जेकब तक पहुंच जाए तो फिर बेटे की तरफ से परेशानी नहीं रहेगी। जैसे ही जेकब बेटे के खिलाफ कोई कदम उठाएगा वो उसके दिमाग में जलजले पैदा कर देगी। सवाल ये पैदा होता था, आखिर जेरी जेकब तक किस तरह पहुंचा जाए। वो बहुत ज़्यादा जहानत से काम लेना नहीं जानती थी। कोई ऐसा तरीक़ेकार समझ में नहीं आ रहा था जिस पर अमल करके वो जेकब तक पहुंच जाए। आखिर उसने मुझे मुखातिब किया, फरहाद मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बात है? उसने पारस दोम के मुताल्लिक तफसील से सारी बातें बताईं। मैंने कहा हमारे दोनों ही बेटे ज़िद्दी हैं, अपने तौर पर दुश्मनों से निमटना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम वालिदैन हैं, हमारा दिल नहीं मानता कि जीते जी उन्हें खतरात से गुजरने की खुली छुट्टी दे दें। हमारे मरने के बाद वो किस तरह खतरात से निमटते रहेंगे ये हम नहीं जानते, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन हम जब तक जिंदा हैं उस वक्त तक दिल हमें उनकी तरफ जाने पर मजबूर करता रहेगा। मैं पारस दोम की बात कर रही हूँ और तुम पारस अव्वल की बात ले बैठे। उसके लिए इतना खतरा नहीं होगा जितना कि मेरे बेटे के लिए है। क्या तुम्हारा बेटा किसी ऐसे हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रहा है जो फिजा में प्रवास करने के दौरान एक धमाके से फट सकता है और इसके साथ तुम्हारे बेटे के पर खच्चे उड़ सकती है? तौबा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सुनो, मेरे बेटे के साथ ऐसी ही बात है। वो एक हेलीकॉप्टर में सवार है और इस वक्त एक यहूदी जवान डॉन मूरस के मेकअप में है। आखिर वो क्या करता फिर रहा है, यही तो हमारे बच्चे हमें बताना नहीं चाहते, लेकिन हम नादान नहीं हैं। मैं जानती हूँ वो ज़रूर डॉन मूरस के रूप में तेल अबैब जाएगा। तुम उसे रोकते क्यों नहीं, जबकि तुम जानते हो वह हेलीकॉप्टर तबाह होने वाला है? तुमने अपने बेटे को जेरी जैकब के होटल वाले कमरे में जाने से रोका था। उसे समझाया था कि एक अलमारी खोलते ही धमाका होगा और उसके भी परखच्चे उड़ जाएंगे, तो उसने क्या जवाब दिया था? रसवंती ने बड़े फख्र से कहा, मेरा बेटा बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग है। जो मैं नहीं सोच सकती, जो तुम नहीं सोच सकते, वो ऐसी बातें सोच लेता है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ वो खुद कभी अलमारी के पास ना जाता, दूसरे वेटर को वहां भेजने वाला था। इसका मतलब है अगर तुम उसे वहां जाने से ना रोकती तब भी वो बाल बाल महफूज रहता। इसी तरह मुझे यकीन है वह हेलीकॉप्टर फिजा में प्रवास करते हुए तबाह नहीं होगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुमने अपने बेटे की मोहब्बत को आजमाया है, आओ अब मेरे बेटे की जहानत को आजमाओ। हम उस हेलीकॉप्टर के पायलट के दिमाग में मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि क्या तमाशा होता है। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर में पायलट डायनामाइट का बटन दबाता हम उसके सर पर सवार हो गए। मैंने पायलट की सोच में कहा, आज मैं इस जवान के साथ जान देने जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे अपनों का क्या होगा? उसकी दूसरी सोच ने कहा, अपनों के लिए ही मैं ये कुर्बानी दे रहा हूँ। ये कुर्बानी देने से पहले ही मेरी बीवी और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके में एक बंगला खरीदा गया है। उनके लिए एयर कंडीशन कारें हैं। मेरी बीवी के अकाउंट में $50 लाख जमा किए गए हैं। पारस ने बड़ी एहतियाती तदाबीर की थी, वो हर पहलू से चौकन्ना था। इसके बावजूद मौत के मुंह में सफ़र कर रहा था। जब हेलीकॉप्टर काफ़ी बुलंदी पर पहुंच गया तो पायलट ने पारस को मुखातिब करते हुए बताया, उसका पांव एक ऐसे बटन पर है जिस पर दबाव डालते ही एक धमाका होगा और हेलीकॉप्टर के साथ उन दोनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। पायलट की तवक्को के खिलाफ पारस पुरसुकून था। उसने पूछा, अगर ऐसी बात है तो देर क्यों कर रहे हो, मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? जब तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है कि मेरे साथ जान दे रहे हो तो देर ना करो, और जब देर कर रहे हो तो इसकी कोई खास वजह होगी। वो वजह मैं मालूम करना चाहता हूँ, अगर तुम बताना चाहो। पायलट ने कहा, मैं मालूम करना चाहता हूँ तुमने अपने चेहरे पर किसका मेकअप किया है। अभी हम दोनों मर जाएंगे, मैं किसी का भी मेकअप करूँ क्या फ़र्क पड़ता है? अगर बता दो तो क्या हर्ज है, हम दोनों अच्छे मूड में हैं, अच्छे माहौल में खुदकुशी करेंगे। बेटे पायलट, साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पास एक ट्रांसमीटर ऑन है? उसके ज़रिए हमारी गुफ्तगू बहुत दूर कहीं तुम्हारे आदमी सुन रहे हैं और मालूम करना चाहते हैं कि मैं किसके मेकअप में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, मेरे पास कोई ट्रांसमीटर नहीं। मैं तुम्हारी बात को गलत साबित करने के लिए अपनी जगह से उठ नहीं सकता। उठना चाहूँगा तो तुम बटन दबा दोगे। लिहाजा मुझे जितनी सांसें मिल रही हैं उन्हें गनीमत जानकर जो मेरी समझ में आ रहा है वो कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे साथ मर जाऊँगा। मेरे मरने के बाद जो लोग तुम्हारे ट्रांसमीटर के जरिए हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरी मंजिल कहाँ थी और मेरे पीछे पीछे टेलीपैथी जाने वाले वालिदैन कहाँ तक पहुँचने वाले थे। पायलट ने कहा, मैं मानता हूँ तुम बहुत ही ज़हीन हो। मुझे अफसोस है कि यह जहानत अब तबाह हो रही है। इससे पहले कि वो बटन दबाता अचानक मैंने और रसवंती ने महसूस किया वो साकित हो गया है, सांसें ले रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं।
हेलीकॉप्टर को प्रवास करते हुए देख रहा है, पारस की आवाज़ भी सुन रहा है। इसके बावजूद वो अपनी जगह से हरकत करने के काबिल नहीं रहा। ऐसी हालत में वो अपने पांव तले का बटन क्या दबाता, एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। पता नहीं पारस क्या कर रहा था। रसवंती ने कहा, फरहाद, इस पायलट के साकित दिमाग को जरा हरकत देकर देखने की कोशिश करो। पारस क्या कर रहा है? मैंने रसवंती से कहा, ऐसी हमाकत ना करना। अगर तुम इसके दिमाग को मुतहर्रिक करोगी तो ये पहली फुर्सत में बटन को दबा देगा। रसवंती ने पूछा, यह अचानक साकित कैसे हो गया? पारस अव्वल आखिर सोनिया का बेटा है। ये अपनी मम्मा के हथकंडे आजमाता है। इसके पास एक नन्ही सी नलकी है और उस नलकी के अंदर ऐसी सुई है जो किसी के जिस्म में पेवस्त हो जाए तो उसे हिसाबी तौर पर बिल्कुल नाकारा कर देती है। जैसे कि तुम इस पायलट को देख रही हो, पारस के मुंह में यकीनन वो नलकी थी। उसने हल्की सी फूंक मारी और सुई निकलकर पायलट की गर्दन में पेवस्त हो गई। मेरी बात खत्म होते ही उस ट्रांसमीटर से आवाज आने लगी जो पायलट की गर्दन से लटक रहा था। कोई उस पायलट को मुखातिब करते हुए कह रहा था, तुम खामोश क्यों गए? हम धमाका सुनना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर की तबाही की आवाज सुनना चाहते हैं, फौरन बटन दबाओ। पारस ने उस ट्रांसमीटर के करीब झुककर कहा, मैं डायनामाइट के तार अलग कर चुका हूं। अगर ऐसा ना करता तभी तुम्हारा ये आदमी बटन नहीं दबा सकता था। मैंने इसे अभी जिंदा रखा है, लेकिन मुर्दे से बदतर है। अब ये कभी नहीं बोलेगा। मैं इसे हेलीकॉप्टर के बाहर मौत की पस्तियों में फेंक रहा हूं। ट्रांसमीटर से आवाज़ ही रुक जाओ, ऐसा ना करना। पहले हमारी बात सुन लो वरना पछताओगे। मैं पैदा होकर पछता रहा हूं। जब से दुनिया में हूं तुम लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। मैं तुम्हारे आदमी को पार्सल कर रहा हूं, हो सके तो उसे वसूल कर लो। पायलट ने स्लाइडिंग डोर को एक तरफ से रखाया, फिर पायलट का हिफाजती बेल्ट खोलकर उसे एक लात मारी। वो सीट के दूसरी तरफ से लुढ़कता हुआ बाहर की तरफ झुका, फिर गहरी पस्तियों की तरफ जाने लगा। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। रसवंती मेरे दिमाग में मौजूद थी। उसने पूछा, ये क्या हुआ? वही जो होना था। तुम्हारा बेटा उस अलमारी के करीब जाने वाला नहीं था, लेकिन तुमने उसकी चाल नहीं समझी। वक्त से पहले उसे टोक दिया। मैंने ऐसी हमाकत नहीं की। मैं जानता था वो किसी तदबीर से बच निकलेगा और तुमने देख लिया कि वो खतरे से बाहर है। हम टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप सारी दुनिया के काम आ सकते हैं, अपने बच्चों के काम नहीं आ सकते और ना ही वो हमें काम आने का मौका देंगे। फरहाद, मैं बहुत परेशान हूं। किसी तरह जेरी जेकब तक पहुंचना चाहती हूं। वो कमीना मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारा बेटा वक्ती तौर पर तुम्हारी पहुंच से दूर हो गया, लेकिन वो हमेशा दूर नहीं रहेगा। जाओ अकल से काम लो, कोई तदबीर सोचो, इस पर अमल करती रहो तो बेटे के करीब पहुंचती रहोगी। लेकिन आइंदा ऐसी हमाकत ना करना कि उसे खतरे में देखकर बेख्तियार बोल पड़ो और उसे पता चल जाए कि तुम उसकी निगरानी कर रही हो। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्नांडो से राब्ता कायम करो। उससे कहो तुम्हें ऐसे चंद आदमियों की जरूरत है जो बहुत होशियार और एक्शन से भरपूर हों। सांस रोक लेती हूँ। तुम उनके दिमागों में कोड वर्ड्स मुकर्रर करके जाया करोगी और उन्हें न्यूयॉर्क में पारस की तलाश पर मामूर करोगी। क्या जरूरी है कि वो न्यूयॉर्क में ही रहेगा? जब तक जेरी जेकब वहां रहेगा पारस भी वो शहर नहीं छोड़ेगा। तुम कैसे कह सकते हो कि जेकब भी न्यूयॉर्क में ही रहेगा? देखो, हमारे पास वही एक शहर है जहां हम उन दोनों पर नजर रख सकते हैं। जेरी जेकब का एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है और भी पता नहीं कितने कारोबार होंगे। वो अपने तमाम खुफिया अड्डों को फौरन ही छोड़कर नहीं जा सकेगा और फौरी तौर पर चला भी गया तो जल्द ही लौट आएगा। फिलहाल हमारी नजरों में वही एक शहर है। तुम इतनी बहस करने के बजाय फर्नांडो से राब्ता कायम करो और अपने काम के आदमी तलाश करो। रसवंती चली गई। मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जो पायलट के ट्रांसमीटर से बोल रहा था। वो इसराइली इंटेलिजेंस का एक आदमी था। फ्रांस की पुलिस फोर्स में एक जूनियर ऑफिसर की हैसियत से मुलाजमत कर रहा था। उसे यकीन था कि पारस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन बाजी पलट गई थी और वो परेशान हो रहा था। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। दोनों हाथों से सर को थामकर बोला, कौन? फरहाद साहब, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। जाहिर है अब बाजी पलट गई है और ट्रांसमीटर पर तुमने अपनी आवाज सुना दी है तो यकीनन मैं ही तुम्हारे पास पहुंचूंगा। वो खौफ से जर्द पड़ गया। उसे अपने सामने मौत नजर आ रही थी। मैं उसके दिमाग को पढ़ रहा था। उसकी सोच ने बताया अभी तक उसने रिपोर्ट मुकम्मल नहीं की है। वो इतना तो जानता था कि हेलीकॉप्टर में पारस सफर करने वाला है और उसकी मंजिल इस्तांबुल है, लेकिन वो किसी यहूदी नौजवान के मेकअप में है ये नहीं जानता था। जब से उन्होंने जॉर्ज और पारस को अगवा किया था तब से वो इस दहशत में मुब्तला थे कि फरहाद की तरफ से इंतकामी कार्रवाई होगी। उन्हें खदशा था पारस इंतकामी कार्रवाई के लिए ही उस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहा है। बहरहाल इसराइली जासूस के दिमाग से जो कुछ मालूम हुआ उससे मुझे इत्मीनान हुआ। वो पारस के मंसूबे के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। सिर्फ उसे शुबा था कि हमारी तरफ से इंतकामी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। अगर पारस को मार डाला जाए तो सुपर मास्टर और उसके आला हुकाम इसराइलियों से खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक पारस ने उनकी दूसरी ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह कर दिया था। मैंने इसराइली जासूस से कहा, तुम मेरे बेटे को इसलिए मार डालना चाहते थे कि हम इंतकामी कार्रवाई न करें और तुम लोगों से खौफजदा हो जाएं। दूसरे तुम सुपर मास्टर वगैरह को खुश करके उनसे ज्यादा मुराद हासिल करना चाहते थे। इनमें से तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और ना ही आइंदा पूरी होगी।
वैसे मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बोलो मरने से पहले क्या चाहते हो। वो इनकार में सारी हिलाता हुआ पीछे हटा और दीवार से जाकर टिक गया। फिर बोला, तुम जुबान के धनी हो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे ना मारो। मैं जुबान का धनी हूं? मैंने वादा किया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लिहाजा तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम यहां से निकलो और अपने आप को फ्रांसीसी पुलिस के आला अफसरान के हवाले कर दो। वो नहीं जाना चाहता था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसके कमरे में ट्रांसमीटर और जो खुफिया कागजात रखे हुए थे उन सबको उसकी जेब में रखवाया। फिर वहां से दौड़ता हुआ बाहर लाया। वो कार में आकर बैठ गया। फिर उसे स्टार्ट करके मेरी मर्जी के मुताबिक ड्राइव करता हुआ पुलिस के एक आला अफसर के बंगले में पहुंच गया। मैंने आला अफसर से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। ये इसराइली इंटेलिजेंस का जासूस है और आपके महकमे में छुपकर अपने वतन और अपनी कौम के लिए काम कर रहा है। आप लोगों को धोखा देता आ रहा है। मैंने वादा किया है मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन गद्दार की सजा मौत होती है। इस गद्दार के सिलसिले में आपका कानून जो सजा तजवीज़ करता है इसे फौरन दे, ताकि इसके दिमाग की बातें ट्रांसमीटर वगैरह के जरिए इसके हुक्काम तक ना पहुंचें। अगर उन्हें कुछ मालूम हो गया तो मेरे बेटे के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आला अफसर ने कहा, फरहाद साहब आप अपने वादे के पाबंद हैं, प्लीज़ मिस्टर आर्मर को मेरे पास भेज दीजिए। मैंने आर्मर से कहा। वो आला अफसर के पास पहुंच गया। उस अफसर ने कहा, मिस्टर फरहाद तो इस गद्दार को मौत की सज़ा नहीं देंगे और इसका जल्द से जल्द मर जाना लाजमी है, लिहाजा आप इसके दिमाग पर कब्जा जमा कर इसे ले जाएं और इसके ही रिवॉल्वर से इसे खुदकुशी पर मजबूर कर दें। इस तरह हम कानूनी कार्रवाइयों में नहीं पड़ेंगे। आर्मर ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसे वहां से दौड़ाता हुआ ले गया। मुझे इस तरफ से इत्मीनान हो गया। फिलहाल कोई दुश्मन यहूदी पारस के रास्ते की दीवार नहीं बन सकता था। मैंने फ्रांसीसी जासूस अल्बर्टो को मुखातिब किया। उसने कहा, फरमाइए जनाब, मैं हाजिर हूं। पारस इस्तंबुल वापस आ रहे, शायद वो तुम्हारे पास आए या हो सकता है अपना रास्ता बदल ले। मैं डॉन मूरस की फैमिली के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। जनाब, मुझे जिस हद तक मालूमात हासिल है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें डॉन मूरस के बंगले का टेलीफोन नंबर मालूम है, वो नंबर डायल करो। दूसरी तरफ से जो भी बोलेगा मैं उसकी आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंच जाऊंगा और खुद ही मालूमात हासिल कर लूंगा। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद किसी ने दूसरी तरफ से रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। अल्बर्टो ने पूछा कि मिस्टर टॉम मूरस मौजूद हैं? मैं टॉम मूरस बोल रहा हूँ। मैंने कहा, अल्बर्टो रिसीवर रख दो। उसने रिसीवर रखा तो मैं टॉम मूरस के दिमाग में पहुंच गया। वह रिसीवर कान से लगाए हेलो हेलो कह रहा था, क्रैडल को हाथ से खड़खड़ा रहा था। फिर उसने बुड़बुड़ाते हुए रिसीवर रख दिया। अपनी वाइफ से कहने लगा, पूरा एक दिन गुजर गया, एक रात भी गुजर चुकी है और उस कमबख्त डॉन का कोई पता नहीं चल रहा, मालूम नहीं कहाँ मर गया है। उसकी वाइफ ने कहा, उसके मरने की बात ना करो। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी तमाम दौलत, जायदाद और लाखों डॉलर पैदा करने वाली स्टील मिल सरकारी तहवील में चली जाएगी। हम मुंह देखते रह जाएंगे। वो मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे थे। मैं उनके जरिए साम मूरस और टॉम मूरस की बेटी समार्था के दिमाग तक पहुंच गया। किसी को मुखातिब नहीं किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मैं सिर्फ उनके पास रहकर अपने बेटे की निगरानी करना चाहता था। मुझे यकीन था पारस इसी बंगले में आएगा। मुझे अब दूसरे बेटे की फिक्र थी। मैंने रसवंती से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तुम खुद ही फर्नांडो के पास पहुंचकर बातें करो, मैं भी उसके दिमाग में मौजूद रहूंगी। मैंने फर्नांडो को मुखातिब किया तो उसने चहक कर कहा, तुम दुनिया के बदतरीन खुदगर्ज और बेमुरव्वत इंसान हो। तुम्हें फिर मैं याद आ रहा हूँ? ज्यादा बातें ना बताओ, अभी रसवंती ने तुमसे क्या कहा है? मैंने भाभी को इसका माकूल जवाब दे दिया, देखो भाई, एक तरफ तुम्हारी दोस्ती अजीज है, दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा होने वाला दामाद है। मैंने उसे जो जुबान दिया उससे फिर नहीं सकता। उसके लिए जो कर रहा हूँ वो तुमसे कह नहीं सकता। हम दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे दिमाग में छुपकर सारी मालूमात हासिल कर लेंगे, तब क्या होगा? तुम दोनों कभी नहीं मालूम कर सकोगे। मैंने पारस के लिए चंद ऐसे लोगों का इंतजाम किया है जो योगा के माहिर हैं, बहुत ज़हीन और बदतरीन किस्म के मक्कार हैं और इसी तरह वफादार भी हैं। मैंने उनसे कह दिया आइंदा मुझसे कभी राब्ता कायम ना करें। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ पारस बेटे के लिए वक्फ है। लिहाजा वो तमाम लोग जो मेरी तरफ से भेजे गए हैं मेरी तरफ कभी वापस नहीं आएंगे और ना ही मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गए हैं और किस तरह पारस से उनका राब्ता कायम हो रहा है। अगर ये कीना हो तो मेरे दिमाग में आओ और चुपचाप जितनी मालूमात हासिल करते हो करते रहो, तुम दोनों को नाकामी होगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें यह मंजूर है कि तुम्हारा होने वाला दामाद खतरात से दो चार होता रहे? खुदा न खास्ता उसे कोई नुकसान पहुंचे और हम टेलीपैथी के जरिए उसकी कोई मदद ना कर सकें। फर्नांडो ने परेशान होकर कहा, यार मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा पारस बेटा खतरात से दो चार होता रहे, लेकिन मैं अपनी जुबान से मजबूर हूं। अपने बेटे को नाराज भी नहीं करना चाहता। तुम कोई और तदबीर करो। तुम यकीन करो, अगर मैं तुम्हारा साथ देना चाहूंगा तब भी अपने उन आदमियों तक नहीं पहुंच सकूंगा। वो अब पारस बेटे के साथ लगे हुए हैं। रसवंती ने पूछा, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? भाभी मेरी जान हाजिर है, हुक्म दीजिए मैं क्या करूं? मैंने कहा, हम तुम्हारी अमानत अपने पास नहीं रख सकते, मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूं। वह चौंक कर बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बेटी फरजाना हमारे पास है। जब बेटा ही हमारे बस में नहीं है तो हम बहू को क्यों अपने पास रखें? उसने आज तक आज़ादाना जिंदगी गुजारी है। बाबा साहब के दर में उसका दम घुटने लगेगा।
लिहाजा वो वापस आ रही है। रसवंती ने कहा, फरहाद ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी बहू को वापस नहीं जाने दूंगी। मैंने डांट कर कहा, तुम खामोश रहो, मैंने जो कह दिया है वही होगा। फर्नांडो ने कहा, अबे ओ फरहाद के बच्चे, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ऐसे वक्त मेरी बेटी को यहाँ भेजोगे जब तुम्हारा बेटा किसी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन से टकराने जा रहा है? अगर वो दुश्मन फरजाना के दिमाग में पहुंचेगा तो उसे तुम्हारे बेटे की सबसे बड़ी कमजोरी बना लेगा। क्या तुम अपने बेटे को कमजोर बनाना चाहते हो? मैंने राब्ता खत्म कर दिया, उसकी बात का जवाब नहीं दिया। रसवंती को भी अपने पास बुला लिया। वो नाराज थी बल्कि गुस्से में थी। कह रही थी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फरजाना हरगिज वापस नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्या तुमने फर्नांडो की बात नहीं सुनी? मोटी सी अकल से भी यह सोचा जा सकता है कि जेरी जैकब किसी वक्त भी फरजाना के दिमाग में पहुंच सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हम दोनों फरजाना के दिमाग में नहीं रहते? जब जेरी जैकब उसके पास आएगा तो क्या हमसे बचकर जा सकेगा? रसवंती ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ओ खुदाया, मैं तो जज्बात में भूल ही गई थी कि फरजाना के जरिए हम जैकब को ट्रैप कर सकते हैं। फिर जैकब तक पहुंचने का मतलब यही होगा कि हम अपने बेटे की हिफाजत चुपचाप करते रहेंगे। ओह फरहाद, मैं कितनी खुश हूं। तुम्हारी खोपड़ी में शैतान भरा हुआ है, कितनी जल्दी तदबीर सोच लेते हो। मैंने पूछा, क्या ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो? वो हंसने लगी। मैंने कहा, मैंने अपने बेटे की निगरानी के इंतजाम कर लिए हैं। अब तुम अपने बेटे के सिलसिले में मसरूफ हो जाओ। खुदा हाफिज। रसवंती चली गई। हमारे हालात कुछ बदल से गए थे। पहले दुश्मन हमें चैन से बैठने नहीं देते थे। अब हमारे दिन रात का चैन व आराम और तमाम मसरूफियात दोनों बेटों में तकसीम हो रही थी। अगरचे वो हमारे बेटे थे मगर हम टेलीपैथी जानने वालों के लिए ज़बरदस्त चैलेंज बन गए थे। पारस ने इस्तांबुल की सरहद में दाखिल होते ही हेलीकॉप्टर को एक वीराने में उतार दिया। उस जगह का पहले ही इंतखाब हो चुका था। वहां फ्रांस का एक सीक्रेट एजेंट अपने मातहतों के साथ मौजूद था। उनके पास गाड़ियां भी थीं। पारस ने एक गाड़ी ली, फिर वहां से शहर की तरफ चल पड़ा। वह हेलीकॉप्टर फ्लाइंग क्लब के अलावा किसी दूसरी जगह नहीं उतारा जा सकता था। यह सरासर कानून के खिलाफ था। अब वो हेलीकॉप्टर वहां क्यों उतारा गया, इसकी जवाबदेही की जिम्मेदार सीक्रेट एजेंट पर थी। पारस शहर पहुंचकर एक जगह गाड़ी खड़ी करके उतर गया, गाड़ी को वहीं छोड़ा और दूर तक पैदल चलने लगा। उसने डॉन मूरस का वही लिबास पहन रखा था जिसे पहनकर वो अपने घर से फरार हुआ था। चेहरा तो हूबहू उसी का हो चुका था। उसे तलाश करने वाले कहीं भी देख सकते थे और उसे पकड़कर अपने साथ ले जा सकते थे। वो एक ओपन रेस्तरां में आकर बैठ गया। सुबह का नाश्ता करने के बाद कॉफी पीने लगा। 1 घंटा गुजर चुका था और किसी भी तलाश करने वाले से सामना नहीं हो रहा था। कॉफी पीने के बाद उसने काउंटर पर आने के बाद कहा, मिस्टर, मेरा नाम डॉन मूरस है। मैं कल से भूखा था। मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। किसी से मांगते हुए मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने आपके रेस्तरां में आकर मुफ्त नाश्ता किया और कॉफी पी ली है। आप चाहें तो मुझे पुलिस स्टेशन भेज सकती हैं या मेरे रिश्तेदारों का पता लगा सकती हैं। रेस्तरां के मैनेजर ने काउंटर के पीछे से निकलकर उसे सर से पांव तक देखा, फिर पूछा, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? इसी शहर में है। तुम्हारा घर कहाँ है? यही मुझे याद होता तो मैं कल से भूखा क्यों रहता। मैं अपने घर का पता भूल गया हूं। मैनेजर ने कहा, जवान, तुम कोई जबरदस्त चालबाज हो या बहुत ही मासूम हो और तुम्हारा हाफजा कमजोर है। मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन करता हूं। थोड़ी देर बाद वो रिसीवर उठाए। किसी पुलिस अफसर से बात कर रहा था। फिर उसने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर पारस से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डॉन मूरस। तुम्हारे रिश्तेदारों के नाम क्या है? मेरे एक अंकल का नाम टॉम मूरस और दूसरे अंकल का नाम साम मूरस है। मैनेजर ने यही बातें रिसीवर पर दोहराई। फिर चंद लम्हों के बाद हैरानी से पारस को तकने लगा। रिसीवर पर कहने लगा, यस सर, आप तशरीफ लाएं, मैं इन साहब को यहां बिठा कर रखता हूं। उसने रिसीवर रखकर कहा, अरे आप तो बहुत दौलतमंद हैं। वो पुलिस अफसर कहता था आपके चचा कल से आपको तलाश कर रहे हैं। यहां तशरीफ रखें। और कुछ खाना चाहते हैं? पारस ने एक तरफ बैठते हुए खाने से इनकार किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। एक अफसर 4 सिपाहियों के साथ आया। फिर पारस को देखते हुए बोला, ओह यू एडवेंचर लविंग बॉय, तुमने अपनी मुहिमजी तबीयत के बायस सबको परेशान कर रखा है। आखिर तुम 1 दिन और 1 रात तक किस एडवेंचर में मसरूफ रहे? चलो हमारे साथ। पारस ने पूछा, मुझे कहाँ ले जाओगे? अरे अब भी पूछ रहे हो? तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? तुम अपने घर जाओगे। पारस ने सहम कर पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। अंकल मुझे चाबुक से मारेंगे। मैं पुलिस ऑफिसर हूं। उन्हें डांट डपट कर कहूंगा, अगर किसी ने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं उसे हवालात में पहुंचा दूंगा। मैं कानून का मुहाफिज हूं और तुम कानून की पनाह में हो। चलो। अफसर ने उसका बाजू पकड़ा, फिर उसे खींचता हुआ गाड़ी तक ले गया। गाड़ी में बिठाने के बाद भी वो उसके बाजू को पकड़े हुए था, जैसे बाजू छोड़ते ही वो भाग निकलेगा। आधे घंटे के बाद वो डॉन मूरस की कोठी के हाथे में दाखिल हो चुके थे। टॉम मूरस और साम मूरस, टॉम की बीवी और समार था, सभी बरामदे में खड़े हुए थे। डॉन मूरस को देखते ही खुशी से खिल गए थे। गाड़ी रुकते ही टॉम मूरस ने दोनों बाजू फैलाकर आगे बढ़ते हुए कहा, ओ मेरे बच्चे, मेरे डॉन, तुम कहाँ गायब हो गए थे?
तुम्हारे जाने के बाद हमने खाना पीना छोड़ दिया। हम तुम्हारे लिए पिछली रात से जाग रहे हैं। पुलिस अफसर ने कहा, देखो डॉन, तुम्हारे अंकल तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हें गले से लगा रहे हैं, अंदर चलो। वह सब अंदर आए। सिपाही बाहर रह गए थे। अफसर ने अंदर पहुंचते ही कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मेरा काम करो, मैं जा रहा हूं। सामूरस ने नोटों की गड्डी निकालकर अफसर की तरफ बढ़ाई। उस अफसर ने नोटों की गड्डी जेब में रखी, फिर वहां से चला गया। उसके बाहर जाते ही टॉम मूरस ने आगे बढ़कर पारस की गर्दन दबोच ली, फिर कहा, उल्लू के पट्टे, शैतान के बच्चे, कल से तूने परेशान कर रखा है। कहां भाग गया था? किसके पास गया था? कौन तुझे भगा कर ले गया था? कौन तुझे बहका रहा है? ये कहते उसने पारस के सर पर एक जोर का हाथ मारा। वो ख्वाह कितना ही जोर का हाथ मारता, पारस पर असर होने वाला नहीं था। वाटसुरोकी ने उसे लड़ने और दूसरों को मारने की ट्रेनिंग देने से पहले खूब मार खाने की ट्रेनिंग दी थी, और ये लड़ने वालों के लिए जरूरी होता है। पारस ने खौफ से थर थर कांपते हुए कहा, अंकल माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं पूछता हूं, तुझे घर से जाने की जरूरत कैसे हुई? तूने बाहर कदम कैसे निकाला? वो जो नर्स मेरे पास रहती थी, उसने मुझे बहकाया था। टॉम की वाइफ ने गिरेबान छुड़ाते हुए कहा, क्या करते हो? ये लड़का 24 घंटे बाद वापस आया, क्या फिर इसे दहशतजदा करना चाहते हो? टॉम मूरस ने गिरेबान छोड़ते हुए उसे धक्का दिया। उसके धक्के का भी कोई असर न होता, लेकिन पारस जानबूझकर आगे जाते हुए समार्था से टकराया और उसे लेता हुआ सोफे के पास गिर पड़ा। सोफे पर गिरते ही समार्था को चोट आई थी। वो चीख पड़ी। उसका गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ते हुए बोली, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसने एक जोर का तमांचा मारने के लिए हाथ घुमाया। पारस ने अपना चेहरा पीछे हटा लिया। मां अपनी बेटी को फर्श से उठाने के लिए आ रही थी, तमांचा उसके मुंह पर पड़ा। वो तिलमिलाकर रह गई। बेटी को कुछ नहीं कह सकती थी। गुस्से में पारस को मारने के लिए हाथ उठाया। वह टॉम का एक हाथ खाने के बाद बर्दाश्त कर चुका था, लेकिन कोई औरत उस पर हाथ उठाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हाथ पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सब दंग रह गए, ताज्जुब से पारस को देखने लगे। ये सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। फिर साम मूरस झुंझलाकर आगे बढ़ा, यू ब्लडी फूल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी आंटी का हाथ पकड़ रहे हो? पारस उठकर खड़ा हो गया। साम बहुत गुस्से में आया था और उतने ही जोर से तमांचा मारना चाहता था। पारस जरा पीछे हट गया। तमांचे वाला हाथ घूमा तो वो भी दूसरी तरफ घूम गया। पारस ने उसकी कमर पर लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ जाकर अपने भाई टॉम मूरस से टकरा गया। वो दोनों एक सोफे पर जा गिरे। जो हमेशा जुल्म करते रहते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई उन पर हाथ उठा सकते हैं। कुजा ये कि पारस ने लात मारी थी, ये तो पागल कर देने वाली बात थी। वो गुस्से से जुनून में मुब्तला हो गए। दोनों भाइयों ने तेजी से उठकर पहले तो हैरत से, नफरत से और गुस्से से देखा, फिर दोनों ने आगे बढ़कर उसे दो तरफ से पकड़कर पीटना चाहा। उससे पहले ही दोनों के मुंह पर 2 कराटे के हाथ पड़े। वो फिर लड़खड़ा कर पीछे गए। जब उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा तो हथेली खून से तर होने लगी। वह शदीद तकलीफ महसूस कर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे जबड़े हिल गए हों। समार्था और उसकी मां खौफजदा होकर चीख रही थी और पारस को ऐसे देख रही थी जैसे डॉन मूरस के अंदर कोई शैतान समा गया हो। बंगले के अंदर काम करने वाले मुलाजिम वहां आ गए थे और दूर ही से तमाशा देख रहे थे। पारस ने तंबी के अंदाज में उंगली उठाकर कहा, रोमा मुझे ऐसी जगह ले गई थी जहां पहुंचकर इंसान की काया पलट जाती है, आदमी का दिमाग बदल जाता है, उसकी तकदीर भी बदल जाती है। टॉम मूरस ने गुस्से से दांत पीसकर कुछ कहना चाहा, लेकिन दांत पीसने के बायस जबड़े दुखने लगे। वो कराह कर रह गया। सामने पूछा, रोमा तुम्हें कहाँ ले गई थी? मैं अच्छी तरह नहीं जानता। मैंने उस यार को कभी देखा नहीं। कभी तुम लोगों ने मुझे बंगले से बाहर जाने ही नहीं दिया। वो मुझे एक साइंसदान के पास ले गई थी। वो साइंसदान कुछ अनोखे तजुर्बे कर रहा है। वो सब हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी बातों से रिसने वाला खून यकीन दिला रहा था कि डॉन मूरस में जबरदस्त तब्दीली आई है। पारस ने कहा, उस साइंसदान ने ऐसी दवाएं और इंजेक्शन तैयार किए जिनके जरिए कुंद ज़हन जवानों को ज़हीन और हाजिर दिमाग बनाया जा सकता है। जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं वो शहजोर हो जाते हैं। साइंसदान ने कल सुबह से पिछली रात तक 4 बार मुझे मुख्तलिफ किस्म की दवाएं खिलाई और पिलाई, फिर 6 बार इंजेक्शन लगाई। अब मैं महसूस कर रहा हूं जैसे मैं बेपनाह कुव्वतों का मालिक हूं। कोई बात एक हद तक बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर बात हद से गुजर जाए तो मैं इसका रद्द-ए-अमल जाहिर करता हूं, जैसा कि इस वक्त जाहिर कर रहा हूं। उसने टॉम मूरस और साम मूरस को एक एक घूंसा जड़ते हुए कहा, जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा मैं तुम दोनों की पिटाई करता रहूंगा। उस साइंसदान ने भी मुझे गुस्सा दिलाया था, मैंने उसकी भी पिटाई की। उसने गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझ पर पानी फेंका तो मैं बिल्कुल ठंडा हो गया। मेरा गुस्सा खत्म हो गया। टॉम मूरस ने गुस्से से गरजते हुए कहा, तुम्हारा जुनून पानी से नहीं चाबुक से ठंडा होगा, अभी तुम्हें पता चलता है। वो पांव पटकता हुआ दूसरे कमरे में गया, फिर वहां से एक चाबुक निकाल कर ले आया। इतनी देर में पारस साम मूरस की अच्छी तरह पिटाई कर चुका था और वो मार खा खा कर लहू लुहान हो रहा था। समार्था और उसकी मां खौफजदा होकर दूर चली गई थी और थर थर कांप रही थी। टॉम मूरस चाबुक ले आया, फिर उसे घुमाकर पारस को मारना चाहता था कि उसने चाबुक के सिरे को पकड़ लिया। अब दोनों के हाथों में चाबुक के 2 सिरे थे। टॉम चाबुक को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन खींच नहीं सकता था। जब उसने पूरा जोर लगा लिया तो पारस ने एक झटका दिया।
चाबुक का दस्ता टॉम के हाथ से निकल गया। अब वो चाबुक पारस के हाथ में था। समार्था की मां ने चीख कर कहा, टॉम ये तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें भी शाम की तरह लहूलुहान कर देगा। इस पर जुनून सवार हो गया। मैं कहती हूँ कोई इस पर पानी लाकर डाले। उसकी बात खत्म होने से पहले पारस ने चाबुक घुमाकर टॉम को मारा तो उसके अलग से चीख निकल गई। वो एक ही चाबुक खाकर भागना चाहता था। पारस ने अपना हाथ घुमाते हुए चाबुक को उसकी टांग में फंसाया, फिर खींचा तो वो भागने से पहले ही औंधे मुंह गिर पड़ा। फिर उसकी पीठ पर और उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर चाबुक की मार बताने लगी कि डॉन मूरस अब तक कैसी अजियतें बर्दाश्त करता रहा था, किस तरह चाबुक उसके जिस्म पर अंगारे की तरह सुलगती थी, उसके कपड़े फट जाते थे, जिस्म की खाल फट जाती थी और खून रिसने लगता था। आज वही कुछ टॉम के साथ हो रहा था। समार्था अपने बाप के साथ ये जुल्म होते ना देख सकी, जल्दी से दौड़कर पानी ले आई, फिर उसे पारस के ऊपर फेंका। अचानक ही पारस के हाथ से चाबुक गिर पड़ा। वो जैसे चौंक कर अपने आसपास देखने लगा, दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, मुझे क्या हो गया था, ये सब क्या हो रहा है। तामुर साम अपने लहू में भीग रहे थे। उन्होंने आज इतनी मार खाई थी कि शायद बचपन में कभी अपने बाप या उस्ताद से भी नहीं खाई होगी। फिल वक्त वो बोलने के काबिल नहीं रहे थे और ना ही ये सोच समझ सकते थे कि डॉन मूरस क्या तमाशे कर रहे। कभी जुनून में मुब्तला होकर शहजोर बन जाता है और कभी पानी बदन पर पड़ते ही कमजोर और बुजदिल नजर आने लगता है। समार्था और उसकी मां होशोवास में थी। वो हैरानी से पारस को देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आना चाहती थी, यकीन करना चाहती थी कि डॉन मूरस का जुनून और शहजोरी खत्म हो चुकी है और वो पहले की तरह मिट्टी का कीड़ा बन गया, जिससे वो हमेशा की तरह अपने सैंडल तले कुचल सकती हैं। समार्था ने फर्श पर पड़े हुए चाबुक को देखा, फिर डरते डरते उसे झुककर उठा लिया। पारस ने एकदम से सहम कर पीछे हटते हुए कहा, नहीं मुझे ना मारना, मेरा कोई कसूर नहीं। वो साइंसदान कहता था जब भी मुझे मारा जाएगा, मुझे गुस्सा दिलाया जाएगा तो मैं शहजोर बन जाऊंगा और पानी डाला जाएगा तो कमजोर हो जाऊंगा। समार्था ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या अभी तुम कमजोर और बुजदिल हो? मैं नहीं जानता मुझे क्या हो जाता है और मैं इस वक्त क्या हूं, बस मुझे इस चाबुक से डर लग रहा है। तुम्हारे बयान के मुताबिक अगर मैं तुम्हें मारूं तो तुम फिर जुनून में मुब्तला हो जाओगे और शहजोर हो जाओगे और मेरी भी पिटाई करोगे। अगर तुम पर पानी डाला जाएगा तो फिर कमजोर बन जाओगे। हाँ यही बात है, समार्था ने कहा। मामी एक जग पानी लेकर खड़ी रहे, जैसे ये जुनून में मुब्तला हो और मेरी तरफ बढ़े आप इस पर पानी फेंक दीजिएगा। पारस सहम कर दूर हट रहा था। नहीं नहीं, मुझ पर जुल्म ना करो, मुझे चाबुक ना मारो, मुझ पर पानी ना फेंको। वो चाबुक लहराते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, यहां से तुम निकल नहीं सकोगे। अब तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई है कि तुमने मेरे डैडी को चाबुक से मारा है, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगी। इतने में समार्था की मां एक जग पानी ले आई। मां बेटी दोनों तैयार हो गई, एक हमला करने वाली थी और दूसरी उसके जुनून को कंट्रोल करने वाली थी। फिर समार्था ने चाबुक लहराते हुए पारस पर हमला किया। पारस ने एक चाबुक खा लिया, फिर एकदम से थर थर कांपते हुए जुनून की हालत में समार्था को देखने लगा। दांत पीसते हुए कहने लगा, तुम चुड़ैल की बच्ची, तुमने मुझे चाबुक मारा है, अब मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। समार्था ने सहम कर कहा, मम्मी जल्दी से इस पर पानी डालिए, ये कमजोर बनेगा, मैं फिर चाबुक मारूंगी। उसकी मां ने दोनों हाथों से जग संभालते हुए पानी फेंका। पारस उछलकर एक तरफ चला गया। वो सारा पानी समार्था के ऊपर आ गिरा। मां बेटी की दिफाई कोशिश नाकाम हो गई थी। मां जग में दूसरा पानी लाने के लिए दौड़ती हुई गई। इधर पारस ने उल्टा हाथ समार्था के मुंह पर रसीद किया। उसके हलक से चीख निकली तो मां दौड़ते दौड़ते फिसल कर गिर पड़ी। कांच का जग टूटकर चिकनाचूर हो गया। पानी किसी और जग में भी लाया जा सकता था। वो फर्श पर से उठने लगी। पारस ने समार्था की गर्दन दबोचकर कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटे पर ज्यादा जुल्म ना हो तो कांच के इन टुकड़ों पर खड़ी हो जाओ। वह इतराज करना चाहती थी। पारस ने एक जोर का तमंचा समार्था के गाल पर रसीद किया। उसके हलक से चीख निकली तो मां तड़प कर कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर चली गई। एक औरत ख्वाह दूसरों के लिए कितनी ही जालिम और चुड़ैल हो, वो अपनी औलाद के लिए मां होती है। पारस ने डॉन मूरस की हैसियत से कहा, तुम मेरी मां नहीं हो, लेकिन चची और चची मां के बराबर होती है। क्या कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम सब मिलकर किस तरह मेरे पांव तले कांच के टुकड़े बिछाते रहे, मुझे उन टुकड़ों के बिस्तर पर सुलाते रहे, मैं अंदर से लहू लुहान होता रहा, लेकिन तुम लोगों को जरा तरस नहीं आया। ये तुम्हारी कैसी ममता है जो सिर्फ बेटी के लिए, और जब बेटी के लिए ही है तो फिर इन कांच के टुकड़ों पर नाचो जिस तरह आज तक मुझे नचाती रही हो। वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, नहीं बेटे, मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें अपना बेटा समझूंगी, मुझे इन कांच के टुकड़ों से हट जाने दो। तुम हटोगी तो तुम्हारी बेटी पर क़यामत टूट पड़ेगी। अगर तुमने मेरे चुप होते ही नाचना शुरू नहीं किया तो मैं। ये कहकर वो चुप हो गया। घूरकर समार्था की मां को देखने लगा। वो चुपचाप खड़ी हुई थी। पारस ने एक और हाथ समार्था के मुंह पर रसीद किया। वो चकराकर फर्श पर गिरी। मां फौरन ही पांव उठा उठाकर नाचने लगी। उनका एक वफादार मुलाजिम भागकर पानी ले आया था। उसने पारस पर पानी फेंका तो वही रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ। पारस फिर नरम पड़ गया। वो सहम कर कभी शाम को, कभी टॉम को, और कभी टॉम की बीवी को, और कभी समार्था को देखने लगा। सभी लहूलुहान हो गए थे। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं पहले ही समझाता था, मुझे न मारो, मुझे जुनून में मुब्तला न करो, लेकिन तुम लोगों की हमाकतों ने तुम्हें इस अंजाम तक पहुंचाया है। अब भी अकल से काम लो।
समार्था की मां कांच के टुकड़ों पर से हट गई थी। फर्श पर गिरकर अपने पांव के तलवे में चुभे हुए कांच के टुकड़े निकाल रही थी। तकलीफ से करा रही थी और अपनी बेटी को देख रही थी जो बेहोश हरकत पड़ी हुई थी। वह सचमुच बेहोश हो गई थी। पारस ने टॉम और साम को देखते हुए कहा, तुम दोनों मेरे वही चचा हो जो मारते वक्त नहीं थकते थे। तुम्हारे जिस्म में पता नहीं कहां से शैतानी कुव्वत पैदा हो जाती थी। आज वो शैतानी कुव्वत फना हो गई है। तुम दोनों बेबसी से फर्श पर पड़े हुए अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में देख रहे हो। अपनी बीवी के पांव में चुभने वाले कांच के टुकड़े हाथ बढ़ाकर नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरे हुक्म पर अपनी जगह से हरकत कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तब फिर शामत आ जाएगी। चलो टेलीफोन के पास आओ। टॉम ने बेबसी से देखा वह तकलीफ में मुब्तला था, अपनी जगह से उठना नहीं चाहता था। टेलीफोन से 2-4 कदम के फासले पर था। पारस ने कहा, आज तक होता यह रहा है कि तुम मुझे मारने के बाद टेलीफोन करके डॉक्टर को बुलाते थे और बड़ी खामोशी से मेरी मरहम पट्टी कराते थे ताकि ये बात बंगले से बाहर ना जाए। आज भी उसी डॉक्टर को बुलाओ, वो चुपचाप तुम सबकी मरहम पट्टी करेगा और ये बात बंगले से बाहर नहीं जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही 4 हट्टे कट्टे पहलवान किस्म के मुलाजिम आए। ये चारों मुलाजिम टॉम ने रखे थे ताकि डॉन मूरस इनसे खौफजदा रहे और इस बंगले से बाहर कदम रखने की जरूरत न करे। वो चारों पहलवान कभी कभी डॉन मूरस की पिटाई किया करते थे। उन्हें देखते ही टॉम और सैम के जिस्म में जैसे जान सी आ गई। टॉम ने चीखते हुए कहा, अरे कमबख्तो, तुम चारों कहाँ मर गए थे? देखो इस कमबख्त ने हमारा क्या हाल किया है। इसे पकड़ो और इसकी ऐसी पिटाई करो कि 1 महीने तक बिस्तर से ना उठ सके। सामने कहा, सिर्फ पिटाई ना करना बल्कि दोनों हाथ तोड़ देना ताकि फिर कभी हम पर हाथ उठाने की हिमाकत न करे। टॉम ने बिगड़ कर कहा, तुम बेवकूफ़ हो, गुस्से में अकल की बात भूल जाते हो। अगर हमने इसके हाथ तोड़ दिए तो चेक पर किस तरह दस्तखत करेगा? समार्था की मां ने तकलीफ से कराते हुए कहा, इसका हाथ हमारे लिए कीमती है, हाथ को नुकसान न पहुंचाओ। बाकी ऐसी मुरम्मत करो कि यह चलने फिरने के काबिल न रहे। एक पहलवान हाथी की तरह झूमता हुआ उसके करीब आया, फिर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पारस ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पंजा मिलाया। पहलवान ने बड़ी सफाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी उंगलियां नहीं तोड़ूंगा, लेकिन पंजा मिलाने की थोड़ी सी सजा जरूर दूंगा। वो जरा जोर लगाते हुए पारस की उंगलियों को मोड़ना चाहता था। पता चला उंगलियां बड़ी सख्त हैं, नहीं मुड़ सकेंगी। उसने जरा और जोर लगाया, फिर जोर लगाता चला गया। साथ ही हैरानी से उसे देखने लगा। ये यकीन नहीं आ रहा था कि डॉन मूरस की उंगलियां आनी सलाखों की तरह सख्त हो गई हैं। ये आग से पिघलाए जाने के बाद ही मोड़ी जा सकती हैं, वरना इनका मोड़ना मुमकिन नहीं। अचानक ही पहलवान की हलक से एक चीख निकली। उसकी उंगलियां एक झटके से मुड़ गई थी। पंजे से कड़ 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 की आवाज आ रही थी, जैसे उंगलियां टूट रही हों या जोरदार आवाज के साथ चिटक रही हों। दूसरा पहलवान उसकी मदद के लिए लपका। पारस ने घूमकर उसे एक ठोकर मारी, फिर घूमकर दूसरी ठोकर मारी। वो जानता था ऐसी सूरत में दूसरे तीसरे पहलवान भी आगे बढ़ेंगे, लिहाजा दूसरे पर हमला करते करते उसने अचानक ही तीसरे पर हमला किया। चौथे ने उस पर छलांग लगाई। उसने जरा झुककर छलांग लगाने वाले को समार्था की मां के ऊपर फेंका। वो एकदम से तड़प कर चीखने लगी। पहलवान के नीचे से निकलने की कोशिश करने लगी। वह पहलवान अपनी कमर पकड़े तकलीफ से करा रहा था, अपनी जगह से उठ नहीं सकता था, जिसके नतीजे में समार्था की मां पिस रही थी। दूसरे पहलवान ने अपनी बाछों से रिसने वाले खून को पहुंचते हुए कहा, ये डॉन मूरस हरगिज नहीं है, इसके अंदर कोई शैतान घुसा हुआ है। उनमें से कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने हट्टे कट्टे पहलवान एक लड़के के मुकाबले में लहूलुहान होते रहेंगे। अगर उनके बस में होता तो वो मैदान छोड़कर भाग जाते, लेकिन मुद्दतों से वहां का नमक खा रहे थे, बड़ी बड़ी रकमें वसूल कर रहे थे। उनका ख्याल था जितनी रकमें वो वसूल कर चुकी हैं उससे ज्यादा खून बह रहा है। मुश्किल ये थी कि वो एक के मुकाबले में मैदान नहीं छोड़ सकते थे। ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती। इसलिए वो अपनी आखिरी कुव्वतों को और अपने आखिरी दावपेच को इस्तेमाल करते हुए किसी तरह पारस को जमीन पर गिरा देना चाहते थे। उनकी यही हसरत उन्हें ले डूबी। आहिस्ता आहिस्ता सभी जमीन बोस होते चले गए। फिर पारस ने टॉम मूरस के पास आकर उसके सीने पर पांव रखते हुए कहा, पहले तुम 4 घर वाले जख्मी थे, डॉक्टर आता, तुम्हारी मरहम पट्टी करके चला जाता, घर की बात घर में रहती। तुमने बाहर वालों को भी बुला लिया, अब 4 जख्मी और हो गए। तुम्हारा राजदार डॉक्टर मेरे जख्मों को बाहर वालों से छुपाने का अच्छा खासा मुआवजा लिया करता था। आज तुम लोगों के जख्म छुपाने के लिए कुछ ज्यादा ही लेगा, क्योंकि मरीज ज्यादा है। आज उसकी चांदी ही चांदी है। चलो उठो और उसे फोन करो। फरजाना न्यूयॉर्क वापस आ गई। बज़ाहिर वो अकेली थी, लेकिन रसवंती भी उसके साथ थी। दिमाग में चुपचाप रहकर उसकी निगरानी कर रही थी। मैंने रसवंती को समझाया था कि मैं पारस अव्वल के मामलात में मसरूफ रहूंगा, लिहाजा वो फरजाना के साथ रहे और ऐसी हरकतें करे जिसके नतीजे में फरजाना लोगों की नजरों में आती रही। रसवंती मंसूबे बनाना नहीं जानती, अगर बना भी ले तो उन पर अमल करने के माकूल तरीके इस्तेमाल नहीं करती। ऐसे वक्त वो हर पहलू पर नजर रखना भूल जाती है। उसका जहन दूरस्थ नताइज के मुतालिक सोच नहीं पाता। मैंने उसे समझाया था जब भी वो कोई दुश्वारी महसूस करे तो मुखातिब करके मशवरे ले लिया करे। मेरे पहले मशवरे के मुताबिक रसवंती ने किंग फर्नांडो से कहा, तुम्हारी भतीजी बल्कि भतीजी की बेटी फरजाना वापस आ गई है। तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, उसमें ऐलान करो कि मेरी भतीजी की बेटी, जिसे हम प्यार से फैरी कहा करते थे, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम फरजाना है।
वो अपनी जायदाद की देखभाल के सिलसिले में न्यूयॉर्क आई हुई है। दूसरे दिन के अखबारात में फरजाना के मुतालिक यह खबर शाये हो गई। फर्नांडो का यह बयान अखबारात के जरिए यकीनन पारस तक पहुंचा होगा या फिर किसी न किसी जरिए से पहुंचने वाला होगा। मेरे दूसरे मशवरे के मुताबिक रसवंती ने फरजाना को जेरी जैकब के होटल में जाकर लंच करने के लिए कहा। वो बेचारी वही कर रही थी जो होने वाली सास कह रही थी। एक तरफ वो सास को खुश रखना चाहती थी, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क वापस आकर पारस से दोबारा मिलने की खुशी थी। उसे यकीन था अखबारात में उसके मुतालिक पढ़ते ही वो तीर की तरह आएगा। वो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। रसवंती उसे जेरी जैकब के होटल में ले गई। फरजाना ने काउंटर पर पहुंचकर मैनेजर से मुलाकात की, अपना नाम बताया, फिर कहा, मुझे कल से इस होटल में एक कमरा चाहिए, अभी मेरे नाम से बुक कर लें, मैं पेश की रकम अदा कर रही हूँ। मैनेजर ने उसके सामने एक फॉर्म रखा जिसे फरजाना ने अपने नाम के साथ पूरा किया, दस्तखत किए। उसने यह भी लिखा कि वो पेशगी के तौर पर $500 होटल में जमा कर रही है। इसके साथ ही उसने पर्स खोलकर 5 सादे कागज निकाले जो $100 के नोटों के बराबर थे। इन सादे कागजात को उसने मैनेजर के सामने रखते हुए कहा, ये रहे $500। मैनेजर ने शुक्रिया अदा करते हुए वो कागजात लिए, फिर उन्हें कैश बॉक्स में डाल दिया। उसे कहा, मिस फरजाना, कल से आपके लिए कमरा नंबर 406 रिजर्व रहेगा, आप किसी वक्त भी आ सकती हैं। फरजाना ने पूछा, डाइनिंग हॉल कहाँ है? मैं यहाँ लंच करूंगी। मैनेजर ने डाइनिंग हॉल तक उसकी रहनुमाई की, फिर वापस काउंटर की तरफ आया तो रसवंती ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो एकदम से चकरा कर रह गया। अपने सर को थामकर सोचने लगा, भी मैं कहाँ था, मेरे साथ क्या हो रहा था। रसवंती ने उसके दिमाग को पूरी तरह काबू में नहीं रखा था, कुछ आज़ाद भी छोड़ा हुआ था, इसलिए याद आ रहा था कि एक नौजवान लड़की काउंटर पर आई थी। उसने एक कमरा अपने लिए रिजर्व कराया और $500 दिए। उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा था। उसने ताज़ा भरा हुआ फॉर्म निकाला, उसमें फरजाना का नाम लिखा हुआ था और यह भी तहरीर था कि $500 अदा किए गए हैं। उसने कैश बॉक्स खोलकर देखा तो वहां कितने ही $100 के नोट थे। उनमें 5 ऐसे सादा कागज के टुकड़े भी थे जो $100 के बराबर थे। उसने इन कागजात को उठाकर हैरानी से देखा और सोचा, ये सादे कागज यहाँ क्यों पड़े? रसवंती ने उसकी सोच में कहा, कहीं इस लड़की ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है। $500 देने की बजाय उसने 100 के नोटों के बराबर सादे 5 कागजात दे दिए। उस वक्त मैं अपने आप में नहीं था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो रसवंती की सोच के मुताबिक सोचने लगा। मैं अपने आप में नहीं था, हालांकि वो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे उसकी सूरत याद नहीं। और गॉड, अब याद आया, मैं तो अभी उसे डाइनिंग हॉल की तरफ ले गया था। उसने वो 5 सादे कागज निकाल लिए, फिर तेजी से चलते हुए डाइनिंग हॉल में आया। दूर तक लोग मेज के अतराफ में बैठे हुए थे। एक खाली मेज के पास फरजाना नजर आई। अगरचे मैनेजर उसे चेहरे से अच्छी तरह पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसकी तन्हाई बता रही थी कि ये वही लड़की हो सकती है। फिर रसवंती ने उसके दिमाग में रहकर उसे यकीन दिलाया, यकीनन यही लड़की है। उसका चेहरा कुछ ऐसा ही था,